क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जो 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहर हैं, उनमें से सभी 10 भारत में हैं? हाँ, ये आंकड़ा तो कमाल का है। पर फिर भी मुंबई या दिल्ली, न्यूयॉर्क या शंघाई जैसे क्यों नहीं बन पाए? मतलब हमारे शहरों में ऐसी क्या कमी है जो उन्हें ग्लोबल स्टेज पर पीछे रखती है? सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे हाथ में है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का एक बहुत ही जरूरी अध्याय, चैप्टर 15, शहरीकरण। और शुरू करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को उनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके होने से ही हम ये काम कर पा रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और जो नए दोस्त आज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप सक्षम हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। बिल्कुल। और हाँ, इस पूरी चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस के लिए सवाल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स, कुछ एक्स्ट्रा सवाल और मेंस के मॉडल आंसर्स, वो सब हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर है, तो वहां जुड़ना ना भूलें। चलिए फिर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे हाथ में है आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 15, अर्बनाइजेशन, मेकिंग इंडिया सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन्स। हमारा मिशन है इस चैप्टर की हर एक परत को खोलकर देखना और समझना कि भारत के शहर अपनी पूरी क्षमता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। और ये चैप्टर सिर्फ समस्याओं की लिस्ट नहीं देता, ये एक नया नजरिया देता है। कैसा नजरिया? ये कहता है कि शहरों को सिर्फ रहने की जगह की तरह देखना बंद करो, उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचा यानी क्रिटिकल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखो। यहीं से मतलब पूरी सोच बदल जाती है। अच्छा, ये तो एक बड़ा शिफ्ट है सोचने में। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। चैप्टर की शुरुआत ही एक बड़े आइडिया से होती है। हाँ, एडवर्ड ग्लेसर की किताब ट्रायम्फ ऑफ द सिटी का जिक्र है, जो कहती है कि शहर मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार है। वो सिर्फ बस्तियां नहीं, विकास के इंजन है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में, जब बहुत सारे लोग और कंपनियां एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा होते हैं तो वो घनत्व यानी डेंसिटी अपने आप उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। नए आइडियाज पैदा होते हैं, मौके बनते हैं। अच्छा। सर्वेक्षण में एक स्टडी का हवाला है जो कहती है कि भारत में अगर किसी शहर का आकार दोगुना हो जाए तो वहां की प्रोडक्टिविटी में 12% तक की वृद्धि होती है। लेकिन यही तो भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। हमारे शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर आबादी के मामले में मतलब दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से हैं। हाँ, आबादी बहुत है। पर जब बात प्रोडक्टिविटी या वैश्विक प्रभाव की आती है तो हम कहीं नहीं टिकते। ऐसा क्यों है? लोग तो हमारे पास भी हैं, घनत्व भी है, फिर वो जादू क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो घनत्व बिना सही बुनियादी ढांचे के हैं। समस्या ये है कि हमारे शहरों में जो निवेश हुआ है वो उनके आर्थिक महत्व के हिसाब से हुआ ही नहीं। अच्छा। नतीजा, वो घनत्व प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जगह भीड़, जाम, प्रदूषण और तनाव पैदा कर रहा है। लोग हैं पर उनके काम करने, रहने और आने जाने का पूरा सिस्टम ही टूटा हुआ है। और शहरीकरण के आंकड़ों में भी एक दिलचस्प कहानी छिपी है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम जनगणना की पारंपरिक परिभाषा देखें, वही 5,000 से ज्यादा आबादी, 75% पुरुष गैर कृषि काम में और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व। हाँ, तो उसके हिसाब से लगता है कि भारत का शहरीकरण बहुत धीमा है। 2011 में सिर्फ 31%। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पे ये सर्वेक्षण एक आंखें खोलने वाला नजरिया देता है। वो कहता है कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र की डीजी वर्बा जैसी आधुनिक कार्यप्रणाली का इस्तेमाल करें। अच्छा, वो क्या है? वो सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं को नहीं बल्कि असल में बसे हुए इलाकों को देखती है। और उसके हिसाब से भारत 2015 में ही 63% शहरी था। क्या बात कर रहे हैं? 63%? हाँ, मतलब जनगणना के आंकड़े से लगभग दोगुना। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपने देश के नक्शे को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। हम जिसे गांव समझ रहे हैं वो असल में शहर बन चुका है। एग्जैक्टली। सैटेलाइट से ली गई रात की तस्वीरें, वो जो नाइट टाइम लाइट्स डेटा होता है, वो भी यही दिखाती हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे शहर अपनी आधिकारिक सीमाओं से बहुत बहुत आगे तक फैल चुके हैं। तो शहरीकरण जमीनी हकीकत में हो चुका है, बिल्कुल। बस कागजों पर आना बाकी है। बिल्कुल। और इसके असली परिणाम तो हम हर साल खबरों में देखते हैं। मतलब सोचिए, हैदराबाद और बैंगलोर जैसे हमारे स्मार्ट शहरों में
हर मॉनसून में भयानक बाढ़ क्यों आती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये सीधे तौर पर इसी अनियोजित फैलाव और चरमराते हुए बुनियादी ढांचे का नतीजा है, जिस पर अब ध्यान देना ही होगा। तो अगर हम मान ले कि भारत असल में काफी शहरी है, तो फिर असली जड़ क्या है? सर्वेक्षण कहता है कि असली समस्या है शासन की कमी की, एक गवर्नेंस डेफिसिट है। मतलब हमारे शहरों के पास अपनी आर्थिक किस्मत लिखने की ताकत ही नहीं है। ये थोड़ा समझाइए, इसका मतलब क्या है कि उनके पास ताकत नहीं है? मेयर तो होते हैं, नगर निगम भी है। वो हैं, पर उनका नियंत्रण बहुत सीमित है। असल में शहरों का शासन कई टुकड़ों में बटा हुआ है। शहरी स्थानीय निकाय मतलब यूएलबीज हैं। हाँ। फिर विकास प्राधिकरण है, फिर राज्य सरकार के अलग अलग विभाग हैं और कुछ पैरास्टेकल एजेंसियां में हैं। तो शक्ति बटी हुई है। बहुत ज्यादा। जमीन, पुलिस, पानी, बिजली जैसे सबसे जरूरी विषयों पर आखिरी फैसला राज्य सरकार का होता है। तो एक अजीब सी स्थिति बनती है। शहरों से उम्मीद की जाती है कि वो विकास का इंजन बने, पर उस इंजन का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। और सर्वेक्षण में एक लाइन है जो इस पूरी बात को निचोड़ देती है। संस्थागत सुधार के बिना बुनियादी ढांचा बिना परिणाम के कंक्रीट है। इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इज कंक्रीट विदाउट कॉन्सिक्वेंस। ये बहुत पावरफुल बात है ना? मतलब आप चमचमाती मेट्रो तो बना सकते हैं, लेकिन अगर वो मेट्रो लोगों को उन जगहों से नहीं जोड़ती जहां नौकरियां और रहने लायक घर हैं, तो वो सिर्फ एक महंगा कंक्रीट का ढांचा है। वो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगी। और इसी से जुड़ा है पैसे का मुद्दा, वित्तीय स्वायत्ता की कमी। अच्छा। भारतीय शहर अपने जीडीपी का 0.6% से भी कम खुद के स्रोतों से जुटा पाते हैं। बस इतना कम? हाँ, ज्यादातर पैसा राज्य या केंद्र सरकार से ग्रांट के रूप में आता है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जेब खाली हो और हर छोटे बड़े खर्च के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़े, तो आप क्या ही योजना बनाएंगे? जबकि न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों में मेयर के पास टैक्स लगाने, योजना बनाने और खर्च करने की पूरी शक्ति होती है। बिल्कुल। इसीलिए सर्वेक्षण कहता है, वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा करते हैं, भारतीय शहर अनुपालन करते हैं। मतलब ग्लोबल सिटीज कंपीट, इंडियन सिटीज कंप्लाई। वो सिर्फ ऊपर से आए आदेशों का पालन कर रहे हैं, अपनी किस्मत नहीं बना रहे। बिल्कुल। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि शासन की समस्या कितनी गहरी है, तो देखते हैं कि जमीन पर इसका असर कैसा दिखता है। हाँ, ये जरूरी है। ये सर्वेक्षण 4 बड़ी बाधाओं की पहचान करता है जो हमारे शहरों का गला घोट रही है। ठीक है, तो ये 4 बड़ी बाधाएं क्या हैं? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है जमीन, जो एक मृत पूंजी, एक डेड कैपिटल बनकर रह गई है। मृत पूंजी, ये सुनने में काफी भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे पास जमीन तो है, लेकिन हम उसका सबसे बेहतर और उत्पादक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? वजह, हमारे पुराने और प्रतिबंधात्मक नियम, जैसे कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) का बहुत कम होना। अच्छा, FSI तय करता है कि आप एक प्लॉट पर कितना निर्माण कर सकते हैं। हाँ, न्यूयॉर्क या हांगकांग की तुलना में हमारा FSI बहुत कम है। नतीजा ये होता है कि हमारे शहर ऊपर की ओर बढ़ने के बजाय बाहर की ओर अनियंत्रित तरीके से फैलते हैं, जिसे अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। बिल्कुल। और इससे जमीन और महंगी होती है और शहर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और जमीन के मालिकाना हक को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, वो भी एक बड़ी समस्या होगी। बहुत बड़ी। रिकॉर्ड साफ नहीं है, जिससे मुकदमेबाजी होती है और जमीन सालों तक अटकी रहती है। इसी को सुलझाने के लिए ULPIN जैसी पहल की बात की गई है। ULPIN, जिसे हम आसान भाषा में जमीन का आधार कार्ड कह सकते हैं। कल्पना कीजिए, हर प्लॉट का एक यूनिक डिजिटल नंबर, एक क्लिक में पता चल जाए कि मालिक कौन है। हाँ, इससे तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो पहली बाधा हुई जमीन। बिल्कुल। दूसरी क्या है? दूसरी है आवास। सर्वेक्षण के आंकड़े मतलब चौंकाने वाले हैं। 2018 में देश में 29 मिलियन यानी करीब 2.9 करोड़ घरों की कमी थी। 2.9 करोड़? हाँ, और इसमें से 99% कमी कम आय वाले समूहों में थी, EWS और LIG में। और जो थोड़े बहुत किफायती घर बन भी रहे हैं, वो शहर के इतने बाहरी इलाकों में हैं जहां न सड़क है, न पानी, न स्कूल। लोग वहां जाएं कैसे? और जब लोग शहर के बाहर रहने को मजबूर होंगे, तो वो काम पर कैसे आएंगे? और यहीं पर शायद तीसरी बात आती होगी, गतिशीलता यानी मोबिलिटी। बिल्कुल। हमारे शहरों की नसें यानी सड़कें जाम पड़ी हैं। ये तो हम रोज देखते हैं। सर्वेक्षण बताता है कि सिर्फ बेंगलोर शहर को 2018 में ट्रैफिक जाम की वजह से लगभग 11,500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ।
11,700 करोड़। हाँ, सोचिए, इतने पैसे हवा में उड़ गए सिर्फ इसलिए कि लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए थे। ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है। तो इसका हल क्या है? ज्यादा फ्लाईओवर बनाना? सर्वेक्षण कहता है नहीं, ये सोच ही गलत है। असली हल है वाहनों की नहीं, लोगों की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए शहर डिजाइन करें। डिजाइन सिटीज टू प्रायोरिटाइज द मूवमेंट ऑफ पीपल, नॉट व्हीकल्स। हाँ, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैदल चलने और साइकिलिंग को बढ़ावा देना होगा। दिल्ली मेरठ RRTS जैसे प्रोजेक्ट जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर आधारित हैं, सही दिशा में कदम है। अच्छा। यहाँ सिर्फ एक ट्रेन लाइन नहीं बन रही, बल्कि उसके आसपास रहने और काम करने की जगहें भी विकसित की जा रही हैं। और चौथी और आखिरी बाधा, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच को खत्म करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ वो तो है। लेकिन अब चुनौती कचरा प्रबंधन की है। शहरों में कचरा कलेक्शन तो सुधरा है, लेकिन उसे स्रोत पर अलग अलग करना और फिर उसे प्रोसेस करना, हाँ, इसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो ये 4 बाधाएं, जमीन, आवास, गतिशीलता और स्वच्छता, ये सब उस कमजोर शासन का ही नतीजा है। अब एक और बड़े मुद्दे पर आते हैं जिस पर सर्वेक्षण एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है, शहरी अनौपचारिकता। इनफॉर्मेलिटी। हाँ, मतलब झुग्गियां, रेड़ी पटरी वाले और छोटे मोटे काम करने वाले लोग। हाँ, और यहाँ सोच में एक बुनियादी बदलाव की बात की गई है। पारंपरिक सोच ये है कि अनौपचारिकता एक समस्या है जिसे खत्म करना है। हाँ, यही सुना है हमेशा। सर्वेक्षण कहता है ये सोच गलत है। अनौपचारिकता कोई बीमारी नहीं, बल्कि हमारे शहरीकरण का एक स्वाभाविक और संरचनात्मक परिणाम है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये झुग्गियां और अनौपचारिक बाजार हमारे शहरों की जरूरत है? एक तरह से हाँ, ये औपचारिक सिस्टम की खामियों को भरते हैं। सोचिए, एक मजदूर जो शहर में काम करने आता है, वो महंगा औपचारिक घर कैसे खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। हाँ, झुग्गियां उसे काम की जगह के पास सस्ता आवास देती हैं। ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हमारे शहर को चलाती है। सर्वेक्षण में गुरुग्राम का एक उदाहरण दिया गया है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, 2025 का। जब अनौपचारिक स्वच्छता कर्मचारी यानी कूड़ा बीनने वाले शहर छोड़कर चले गए तो गुरुग्राम की कचरा प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से ढह गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये लोग सिस्टम का अतिरिक्त हिस्सा नहीं है, बल्कि बुनियादी घटक हैं, एसेंशियल है। इसीलिए नीति में बदलाव की जरूरत है। लोगों को बेदखल करने की बजाय उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा देना और उनकी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर उनका उन्नयन करना, यही आगे का रास्ता है। PM स्वनिधि जैसी योजनाएं जो रेहड़ी पटरी वालों को लोन देती हैं, वो इसी दिशा में एक सही कदम है। बिल्कुल सही। तो हमने बुनियादी ढांचे और शासन की बात की, लेकिन सर्वेक्षण एक और गहरी, लगभग दार्शनिक बात करता है। वो कहता है कि असली समस्या एक अदृश्य फॉल्ट लाइन है, नागरिकों और शहरी संस्थानों के बीच टूटा हुआ सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इस चैप्टर का सबसे मजेदार हिस्सा है ना? ये कहता है कि हम भारतीय अपने निजी स्थानों जैसे अपने घर को तो बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम सार्वजनिक स्थान पर कदम रखते हैं हमारा व्यवहार बदल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा उस सार्वजनिक स्थान से कोई रिश्ता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये सरकार का है, हमारा नहीं। सामाजिक अनुबंध कमजोर है। जब हमें पता है कि सरकारी सेवाएं अविश्वसनीय हैं, नियम लागू नहीं होते, तो सहयोग की भावना खत्म हो जाती है। और यहीं पर प्रासंगिक अनुपालन या कॉन्टेक्चुअल कंप्लायंस का आइडिया आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक सवाल पूछता है, वही इंसान जो सड़क पर कहीं भी कूड़ा फेंक देता है या लाइन तोड़ देता है, वो दिल्ली मेट्रो में घुसते ही इतना अनुशासित कैसे हो जाता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। मेट्रो में सब लाइन में लगते हैं, कोई गंदगी नहीं करता, सब नियमों का पालन करते हैं। और जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वही अराजकता। ऐसा लगता है जैसे 2 अलग-अलग देशों की बात हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेट्रो के अंदर एक अलग सामाजिक अनुबंध काम कर रहा है। वहां नियम साफ हैं, उन्हें लागू किया जाता है, सेवा की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और लोगों में एक साझा मालिकाना हक की भावना है। अच्छा। इससे ये साबित होता है कि नागरिक व्यवस्था हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक संस्थागत संतुलन है। अगर हम सही माहौल और सिस्टम देंगे तो लोग सही व्यवहार करेंगे। तो भविष्य के शहर कैसे बनाए जाएं? सिर्फ कंक्रीट के जंगल तो नहीं बनाने हैं? बिल्कुल नहीं। सर्वेक्षण ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का जिक्र करता है, जिसमें पुणे और नवी मुंबई जैसे टियर 2 शहर टॉप पर हैं।
न कि दिल्ली या मुंबई। ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है, रहने लायक होना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ मानव पूंजी यानी स्किल्ड और पढ़े लिखे लोगों के महत्व पर जोर दिया गया है। अमेरिका के डेट्रॉइट और बॉस्टन का उदाहरण दिया है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। डेट्रॉइट जिसके पास बेहतर बुनियादी ढांचा था, ऑटो उद्योग के पतन के साथ खत्म हो गया, जबकि बॉस्टन अपने शिक्षण संस्थानों और मानव पूंजी के दम पर आज भी फल फूल रहा है। और भारत में बैंगलोर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, वहां का ट्रैफिक और बुनियादी ढांचा भले ही खराब हो, लेकिन इंजीनियरिंग प्रतिभा और संस्थानों के घनत्व ने उसे भारत की सिलिकॉन वैली बना दिया है। तो भविष्य के शहर ज्ञान और रचनात्मकता पर बनेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए सर्वेक्षण भविष्य के शहरों के लिए कुछ सिद्धांत बताता है। समय को सबसे कीमती संसाधन मानना, रचनात्मकता और सार्वजनिक स्थानों के लिए डिजाइन करना, अनौपचारिकता को साथ लेकर चलना, और सबसे जरूरी सहभागी शासन। अंत में सब कुछ एक बात पर आकर टिकता है, स्वामित्व, ओनरशिप, अपनापन। हाँ, जब नागरिकों को ये महसूस होता है कि ये शहर मेरा है, तो वे इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और ये एहसास सिर्फ भाषणों से नहीं आता, ये तब आता है जब शहर अपने नागरिकों को अच्छी सेवाएं, सुरक्षा और सम्मान देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भारत कागजों पर भले ही कम शहरी दिखे, लेकिन हकीकत में हम एक शहरी देश बन चुके हैं, आर्थिक और कार्यात्मक रूप से। हाँ। और असली चुनौती अब इन शहरों को वो संस्थागत, वित्तीय और योजनागत नींव देने की है जिसके वे हकदार हैं। बिल्कुल, टुकड़ों में सोचने की बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। जमीन को खोलना, गतिशीलता में लोगों को प्राथमिकता देना और शासन को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना। लक्ष्य ऐसे शहर बनाने का है जो आर्थिक रूप से जीवंत, सामाजिक रूप से समावेशी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हों। बिल्कुल सही। तो ये सर्वेक्षण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी सबसे बड़ी शहरी चुनौती शायद संसाधनों या विचारों की कमी नहीं, बल्कि एक कमजोर सामाजिक अनुबंध और गलत प्रोत्साहन है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सिर्फ और फ्लाईओवर या स्मार्ट बिल्डिंग बनाने से आगे बढ़कर हम एक नागरिक और उसके शहर के बीच भरोसे का रिश्ता बनाना कैसे शुरू कर सकते हैं? इस गहरी और मजेदार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार फिर अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर संभव हो तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें जरूर सपोर्ट करें। और याद रखें, इस चर्चा पर आधारित मुफ्त नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं और प्रीमियम नोट्स हमारे लीजेंड सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध हैं। अगली बार तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।